Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Husnain Munib, and today we are going to talk about the first lecture of physiology from Physio 403, I think, H&E थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, इसके अंदर जो है आपने मुझे साथ साथ थोड़ा सा बहुत इसी हवाले से गाइड करते रहना है कि ये पढ़ा है और ये नहीं पढ़ा, ठीक है, ताकि हम एक्स्ट्रा जो है वो कवर ना करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली होती क्या है? स्टडी ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड। बेसिकली जिस्म के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन और एक होते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि थ्रू डक्ट्स अपने जो है वो सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं। जैसे कि आपने शायद शायद पढ़े हो, पेंक्रियाज एक ऐसा जो है जो कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। तो वो नाली के जरिए होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा लिवर से गाल ब्लैडर आपने पढ़ा होगा, जिसके थ्रू जो है वो बाइल रिलीज होती है विद इन द इंटेस्टाइन और फैट को जो है वो डाइजेस्ट करती है। वो भी एक ट्यूब के थ्रू होती है। तो दे आर डक्ट ग्लैंड्स, ठीक है, और दे आर डक्ट हार्मोन। जबकि एंडोक्राइन से क्या मुराद होता है? डक्टलेस हार्मोन्स, ठीक है, एंडोक्राइन। अच्छा, इस स्टडी ऐसे हार्मोन्स जो कि डक्टलेस हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड्स की स्टडी जो कि डक्टलेस हैं और उनके हार्मोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी कि फ्लूइड से एक सेल रिलीज करेगा या ग्रुप ऑफ सेल रिलीज करेंगे और वो फिजियोलॉजिकल कंट्रोल अफेक्ट करेगा ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी। यानी कि एक सेल से रिलीज होगा और कंट्रोल करेगा दूसरे सेल को। हार्मोन की सिंपल सी डेफिनेशन है, एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल से ये निकलेगा और दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल को ये अफेक्ट करेगा। तो वो एक हार्मोन होता है। तो आगे बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ हार्मोन के अंदर क्या होता है कि मेनली जो है ये मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिक से मुराद है कि केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ बन रही हैं, वो तमाम की तमाम रिएक्शन जो है वो हार्मोन के अंडर कंट्रोल होते हैं, ठीक है। जिससे होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स चलते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है, किडनी, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो किडनी का। तो किडनी के अंदर भी हमने देखा था कि हार्मोन्स के अंदर जो है वो एडीएच और वो डिफरेंट हार्मोन जो रिलीज होते हैं जो कि उसके यूरिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे। तो वो केमिकल रिएक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कई सारे हार्मोन ऐसे हैं, कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते और हार्मोन के बगैर वो क्रॉस कर नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वहां पर इंसुलिन ना आ जाए। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन सेल के पास आता है, सेल का लॉक ओपन करता है और देन ग्लूकोज अलाउ होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और अंदर जाके जो है वो अंदर जाके स्टोर हो जाए या जो भी अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी कर सके। थर्ड जो है वो हार्मोन का जो फंक्शन है वो सिक्रीशन है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो खुद ब खुद, यानी कि कंट्रोल नहीं होते। उसके अंदर ये है कि एक जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, ये बड़े सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो आगे जाके दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। यानी कि ये बजाते खुद भी हार्मोन है। कई हार्मोन ऐसे हैं, जैसे जो है वो मैंने अभी बताया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, वो बजाते खुद हार्मोन है, लेकिन वो आगे जाके थायराइड की सिक्रीशन, थायराइड से आगे ग्लैंड को की प्रोडक्शन करवाएगा, सही है। तो ये जो टीएसएच है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और आके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। थायराइड ग्लैंड इस पहले वाले हार्मोन के रिस्पॉन्स में अगली सिक्रीशंस करता है, ठीक है। तो ये भी हार्मोनल होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे निकलती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सॉरी, मैं हाइपोथैलेमस बोल रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब होता है वहां से आती है, ठीक है। और देन उससे आगे जो है वो उसकी प्रोडक्शन, एक्स जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ग्रोथ में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं आप ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्मेटोट्रोफिन जिसका नाम था। ये सारी चीजें वो हैं जो 10th क्लास है। तो मैं इनके 10th क्लास वाली आपको पिक्चर्स भेजूंगा, बुक में शायद पढ़ी होंगी, मुझे याद आ जाए तो मैं वहां से आपको पिक्चर्स सेंड करूंगा। तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल और वो मजेदार भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं लोकल हार्मोन्स और दूसरे होते हैं जनरल हार्मोन। अब लोकल हार्मोन ऐसे होते हैं कि दे हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट। मतलब कि ऐसा है कि जहां पे ये रिलीज होंगे उसी पार्ट पे या एक स्पेसिफिक सेल के लिए ये काम करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल के लिए काम कर सकते हैं। ये हर जगह जो है वो अपना काम अदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको आप कहते हो लोकल हार्मोन। जहां पर है, जहां पैदा हुए वहीं पे काम किया, सही है।
और दूसरे होते हैं जनरल हार्मोन। जनरल हार्मोन होते हैं कि ये अपने पॉइंट ऑफ सिक्रेशन से दूर जाके काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पेंक्रियाज से रिलीज ऊपर वाले किसने दी है, एसिटाइल कोलिन, सिक्रेटिन है, कोलिसाइटोकाइनिन है। ठीक है, कोलिसाइटोकाइनिन जो है ये तीन डिफरेंट जो है वो हार्मोन्स हैं जो कि इसके अंदर एज अ लोकल हार्मोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और वो लोकली जो है वो इसको करते हैं कि मतलब जहां प्रोड्यूस होंगे वहीं पे वो एक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जनरल हार्मोन। जनरल हार्मोन डेट अफेक्ट ऑल सेल ऑफ बॉडी, ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। अब जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है थायराइड से, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब रिलीज हो रहा है तो डेफिनेटली हर सेल की ग्रोथ उसी पे डिपेंड करेगी। हर एक सेल, जितने भी बॉडी के अंदर सेल हैं, उन्होंने सबने ग्रो करना है, तो सबके लिए ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम सेल पे अफेक्ट होगा। दूसरा जर्म हार्मोन दैट अफेक्ट ओनली टारगेट सेल बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर हार्मोन। तो बेसिकली जनरल हार्मोन की क्या डेफिनेशन है कि जो एक जगह से रिलीज हो लेकिन काम दूसरी जगह जाके करे। ठीक है, लोकल हार्मोन की डेफिनेशन ये थी कि जो वहीं प्रोड्यूस हो जहां उसकी जरूरत है, वो लोकल हार्मोन था। जनरल हार्मोन था एक जगह प्रोड्यूस होगा दूसरी जगह काम करेगा, इसलिए इसकी दो टाइप्स हैं। एक ये, एक वो कि जो पूरी बॉडी में काम करे, ठीक है, हर बॉडी के हर सेल को उसकी जरूरत है और वो पूरी बॉडी में फैल जाए। और दूसरा होता है कि जो हो तो स्पेसिफिक, लेकिन उसकी जो रिक्वायर्ड साइट है जहां पर उसने जाकर उसने एक्शन करना है वो उसकी प्रोडक्शन साइट से बड़ी दूर हो। ठीक है, प्रोड्यूस कहीं और होगा और बीइंग स्पेसिफिक इन फंक्शन वो अपनी साइट पे आके वहां पे आके काम करेगा। जैसे वो कहते हैं ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, उसके अलावा उसने दिए हुए हैं ACTH, ये हार्मोन भी होते हैं। तो डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिनका साइट ऑफ प्रोडक्शन कहीं और है और वो एक्शन जाके कहीं और करते हैं। तो ये होते हैं आपके लोकल वर्सेस जनरल हार्मोन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन या सेल, ऐसा पार्ट, ऐसा ऑर्गन या ऐसा हिस्सा जो कि जिसके ऊपर जाके हार्मोन ने काम करना है। इट इज डिफाइंड एज हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन विद विच द हार्मोन कैन बाइंड। बेसिकली हार्मोन तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई रिसेप्टर ना मौजूद हो। तो ऊपर जो जनरल हार्मोन हमने बात की जिसके अंदर मैंने कहा कि ग्रोथ हार्मोन, तो इसका मतलब ये है कि हर सेल के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर मौजूद होना चाहिए क्योंकि वो हर सेल पे काम कर सकता है। जबकि जो ओवेरियन हार्मोन है ये सिर्फ ओवेरियन वाले के पास जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंसुलिन है, जिसने जाके सेल ओपन करना होता है तो इंसुलिन, हर उस सेल के पास इंसुलिन के रिसेप्टर होंगे जिस जो 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 ग्लूकोज को अंदर ले जाने की, अपने अंदर ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो और टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल वो है कि वो सेल या वो ऑर्गन जिसके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर मौजूद होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आता है वो आते हैं कुछ ग्लैंड्स लिखे हुए हैं और आगे उनकी कुछ सिक्रीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन मैं इसका एक पेज और इसी बुक में है वो मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ पे इनके सारों के फंक्शन भी लिखे हुए हैं, या शायद डायरेक्टली वहीं पे जाना बेहतर है। तो मैं एक बार ओवरव्यू यहाँ से दे देता हूँ। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके आगे उसने काफी सारे हार्मोन लिखे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर आगे लिखे हुए हैं। तो ये उसने सारे हार्मोन लिखे हुए हैं 10, और हर एक के आगे उसके जो उससे रिलेटेड हर एक 10 उसने वो ऑर्गन लिखे हैं, ग्लैंड जिन्हें कह लो। और उससे आगे जितने जितने हार्मोन्स निकल रहे हैं वो सारे उसने लिखे हुए हैं। तो इनमें से जितनों के फंक्शन अवेलेबल है वो अगले 2-3 पेज छोड़ के आएंगे तो वहां पे हम इसको कर लेंगे। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी टाइप पे, नेचर पे की गई है कि वो बने किस चीज के हुए हैं। ये भी हम एक जब अभी यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जब नोट्स बनेंगे तो टेबल बन जाएंगे, जब टेबल बन जाएंगे तो फिर ये इजी हो जाएंगे। पेप्टाइड्स, ऐसे हार्मोन जिनकी नेचर पेप्टाइड है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन है। अच्छा, इसने क्या लिखा हुआ है, इसने यहाँ से उसकी टाइप्स लिखे हैं। तो ये है सारा रटा, समझने वाली अभी तक कोई चीज नहीं आई। वही जो पहला पेज था ना, पहला पार्ट, वो समझने वाला था। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, उसके जो है ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है, ये पेप्टाइड इन नेचर है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ADH है, ऑक्सीडेट। तो ये इनकी सिर्फ नेचर बताई हुई है। ठीक है, समझने वाली चीज नहीं है। ये सारा जो है ना अभी तक यहाँ पर ये अमाइनो एसिड तक सारा रटा है कि कौन सा हार्मोन किस तरह का है। आगे हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड हार्मोन। अच्छा, फैक्टर क्या होता है कि अ सब्सटेंस दैट इज एक्शन ऑफ हार्मोन दैट हैज नॉट बीन प्यूरिफाइड आइडेंटिफाइड एज अ डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड फैक्टर। बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एज अभी तक उनको इतना जो प्रॉपरली उनको प्योरीफाई करके आइडेंटिफाई नहीं किया गया।
आइडेंटिफाई से मुराद है कि उन्हें डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड, अब बॉडी के अंदर सारे हार्मोन मिक्सचर में काम कर रहे हैं, खून है, जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सारा एज ए मिक्सचर बॉडी के अंदर मौजूद है। तो आप अगर उनमें से कोई हार्मोन निकाल लेते हो, कोई हार्मोन उसके अंदर आता है, लेकिन सिनेरियो ये होता है कि उसके अंदर मतलब फैक्टर कोई ऐसी चीज है जो कि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप कर रही है, या एज अ हार्मोन उसके फंक्शन हैं, जिसके एक्शंस जो हैं वो हार्मोन जैसे ही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया या उन्हें प्योरीफाई नहीं किया गया, तो वो कहलाएंगे फैक्टर। और हार्मोन जब एक फैक्टर जो कि वर्क कर रहा था लाइक अ हार्मोन, उसको आप ले लो, उसको प्योरीफाई करके आइडेंटिफाई कर लोगे एज अ डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड के ये एक पूरा अलग डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड है, ये जो हमने अलहदा कर लिया है, अब ये एक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसको आप हार्मोन कह दोगे। अच्छा, आगे जो है वो हमारे पास इस तरफ आ जाते हैं, तो ये प्रोटीन हार्मोन है। दे आर फॉर्म बाय ग्रेनुलर ईआर, ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज प्रो प्री प्रो हार्मोन। आगे सी वाले भी, हाँ मैं वेरी प्रोटीन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन हैं जो कि ग्रेनुलर ईआर, बेसिकली आप लोगों ने 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता था, आरएनए राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो अब ग्रेनुलर का मतलब है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी साइट है, ग्रेनुलर ईआर से मुराद वो ईआर है एंडोप्लाज्मिक जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो खुरदरा सा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम लाइक डॉट्स, ठीक है। तो जैसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर डॉट लगे हो या कुछ मोटे मोटे उभार आए हो, तो आप उसको रफ सरफेस कहते हो, ग्रेनुलर जिसे कहते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो जो दानेदार हैं वो उसके राइबोसोम की वजह से होते हैं। तो डेफिनेटली जहां राइबोसोम्स हो गए वहीं पे प्रोटीन हार्मोन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हार्मोन की जो प्रोडक्शन साइट है वो क्या है, ग्रेनुलर ईआर। अच्छा, यहां से ये कैसे बनते हैं, किस फॉर्म में बनते हैं, प्री एंड प्रो, प्री प्रो हार्मोन, प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनते हैं। उसके बाद इनके साथ क्या होता है, क्लीव्ड बाय ई आर इंटू प्रो हार्मोन, पहले बनेंगे प्री प्रो हार्मोन, उसके बाद ई आर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसको तोड़ देगी और इसको बना देगी प्रो हार्मोन। वो जो प्रो हार्मोन है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे गोल्जी अपरेटस कहा जाता है, वो उसको फिर क्लीव्ड करेगी, उसको तोड़ेगी, और उससे जो है वो फाइनल एक्टिव हार्मोन बन जाएगा। तो हियर वी गॉट द स्टेप्स लाइक, फर्स्ट जब पहला स्टेप क्या है, राइबोसोम जो है जो ग्रेनुलर ईआर है उसने प्री प्रो हार्मोन बनाया, उसके बाद ईआर ने उसे तोड़ के उसको प्रो हार्मोन बना दिया, उसके बाद गोल्जी अपरेटस ने उसे तोड़ के एक्टिव हार्मोन बना दिया। तो ये होते हैं प्रोटीन हार्मोन। आगे आगे अमाइनो एसिड हार्मोन, कैटेकोलामाइंस आर फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म एंड स्टोर्ड इन परफॉर्म प्री फॉर्म्ड वेसिकल्स। अच्छा, ये उसने बस जनरल एक टाइप दी हुई है स्टोरेज ऑफ हार्मोन की, कौन सा हार्मोन कहाँ स्टोर होता है। तो प्रोटीन जो बड़ी प्रोटीन होती है वो बेसिकली प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, लेकिन जो स्पेसिफिकली सिंगल अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन होती के हार्मोन होंगे तो वो अलग उनकी स्टोरेज साइट है। इसकी स्टोरेज साइट समझ आ गई प्रोटीन वाले की। अमाइनो एसिड की कहता है कि दो तरह के टाइप्स हैं, यहाँ पे उसने बताया भी होगा कि अमाइंस लिखे होंगे, ये देखो अमाइंस के अंदर वो क्या कहता है, कैटाकोलामाइंस, ये उसने टाइप बताई हुई है कि अमाइंस की एक नेचर, अगर जो ऐसे कुछ हार्मोन है जिनके जो बेसिकली अमाइन अमाइन इन नेचर है या अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, तो उसमें वो कहता है कैटाकोलामाइन एक जो अमाइनो एसिड टाइप हार्मोन है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, और साइटोप्लाज्म में बनता है और स्टोर कहाँ होगा, प्री फॉर्म्ड वेजिकल। वेजिकल से मुराद है कि सेल के अंदर छोटे छोटे जो गुब्बारे नुमा जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे और उसके अंदर हार्मोन स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा T3 एंड T4 दे आर आल्सो amino acid hormone, they are formed as a part of thyroglobulin and stored in thyroid follicles। तो बेसिकली ये T3 और T4 जो है ये थायराइड ग्लैंड है। इनके अगर नाम आएंगे और फंक्शन आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये T3 और T4 जो है ये आपके थायराइड ग्लैंड है, तो डेफिनेटली वहीं पे बनेंगे, किस फॉर्म में, थायरोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है, उसके पार्ट बनेंगे, यानी कि ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो, ठीक है, और उसके साथ थायरो जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि थायराइड ग्लैंड्स के लिए मौजूद होता है। तो थायरोग्लोबुलिन एंड स्टोर्ड इन थायराइड फॉलिकल, और थायराइड का एक स्ट्रक्चर है थायराइड फॉलिकल, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाएंगे। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड होते हैं बेसिकली प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड आर बेसिकली फैट, कुछ फैटी सा स्ट्रक्चर होता है, फैट इन नेचर जो हार्मोन होंगे। तो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल से मुराद है कि जो अभी एक हमारा फाइनल मॉलिक्यूल होता है, एक होता है प्रीकर्सर, पहले जो एक प्री स्टेज होती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जिससे नई चीज बननी है।
प्रीकर्सर मॉलिक्यूल स्टीरॉयड हार्मोन का कौन है? कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। यानी कि जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, पहले सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है जिससे आगे स्टेप चलने हैं, वो कोलेस्ट्रॉल। और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल वो जो दरमियानी स्टेज में है स्टीरॉयड हार्मोन से पहले, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं? साइटोप्लाज्म। अपॉन स्टिमुलेशन फाइनल हार्मोन कैन बी फॉर्म विद इन मिनट्स। और ये इनएक्टिव फॉर्म समझ लो, ठीक है, ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जैसे रॉ मटेरियल है, आपने स्टोर करके रखा हुआ है सेल ने जो ना अपने अंदर, ठीक है, और जैसी जरूरत पड़ती है या जो कोई रिक्वायरमेंट आती है तो फौरन से ये चीजें जो है कोलेस्ट्रॉल या ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये मिलते हैं, यानी कि अपने आप को डेवलप करते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन बना लेते हैं, ठीक है। आगे आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड। वाटर सॉल्युबल हार्मोन पेप्टाइड एंड कोटेकोलामाइन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो दो तरह के बेसिकली हार्मोन होते हैं जो अभी हमने करे। एक तो सिंपली वाटर सॉल्युबल होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और जिस भी पोर्शन तक जाना होगा वहां तक वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, वहां तक पे जाकर ड्रॉप कर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जैसे कि स्टीरॉयड है और थायराइड हार्मोन है। अब स्टीरॉयड वैसे ही फैट इन नेचर है और फैट, जबकि ब्लड जो है इसकी अच्छी खासी कंसंट्रेशन पानी है, तो दे कैन नॉट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। तो स्टीरॉयड जो है और थायराइड हार्मोन ये सर्कुलेट इन ब्लड मेनली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये कभी भी फ्रीली ब्लड के अंदर मूव नहीं कर सकते, तो इनके मूव करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन से मराद है ब्लड की प्रोटीन्स कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ स्टीरॉयड बाइंड कर जाते हैं, वो उनको पकड़ के रखती हैं एंड देन इसको जो है वो ब्लड के अंदर ट्रेवल करवाती हैं, ठीक है। आगे उसने टू मेजर क्लासेस के अंदर ये जो वाटर सॉल्युबल और स्टेरॉइड सॉल्युबल है यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन है, इनके दरमियान एक फर्क बताया हुआ है। आई होप कि आपको ये नजर आ रहा होगा। इसके अंदर जो सबसे पहले लिपिड्स, जो पहला दूसरा नंबर पे कॉलम है ना, वो लिपिड वाला है और जो तीसरा कॉलम है वो वाटर तक का है। तो रिसेप्टर इनसाइड द सेल यूजुअली इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे वो डेफिनेटली जब तक सेल के अंदर नहीं चले जाते वो तो रिस्क पे हैं, वो कभी पानी ब्लड के अंदर फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते। इसलिए वो जब तक सेल के अंदर नहीं जाएंगे तो वो उनको रिसेप्टर नहीं मिलेगा। वो सेल के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर उनका रिसेप्टर मौजूद होगा, वहां जाके वो अपना एक्शन करेंगे, तब वो फ्रीली मूव होंगे, सही है। अगर उनका रिसेप्टर बाहर होता तो डेफिनेटली वो ब्लड के अंदर तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब था जैसे प्रोटीन ने उसे छोड़ना था तो वो हो सकता था अपने एक्शन ही परफॉर्म ना कर पाते, तो इसलिए उनका जो है वो अंदर होता है। जबकि जो वाटर सॉल्युबल है आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सॉल्युबल है। अब आपको पता है कि एक अगर आपके पास स्ट्रक्चर है जिस तरह एक पानी वाला पाइप है, और मतलब होप सो के समझ आ गया होगा कि जो चीज डिजॉल्व है, अब खून जो है वो डायरेक्टली सेल्स के साथ लग रहा है बाहर वाली साइड से, और उसके अंदर हार्मोन डिजॉल्व है, तो डायरेक्टली उसके आउटर साइड पे उसके रिसेप्टर मौजूद होंगे, वो वहीं से उसको रिसीव करके तो खून में से जो है वो खून के फ्लो में से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। इंट्रासेलुलर एक्शन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक न्यू प्रोटीन। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जैसे स्टेरॉइड है और थायराइड हार्मोन है, इनका बेसिकली इंट्रासेलुलर एक्शन क्या है कि ये स्पेसिफिक नई प्रोटीन बनवाते हैं, ठीक है। जबकि जो वाटर सॉल्युबल है प्रोडक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर, जिसे आप कहते हो CAMP, इंसुलिन डज नॉट यूटिलाइज CAMP, इंस्टेड एक्टिवेट मेम्ब्रेन बाउंड टायरोसिन काइनेज। सेकंड मैसेंजर मॉडिफाई एक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ब्लर लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन मैं गौर करता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर्स, जो ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हार्मोन्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं? नई प्रोटीन बनवा रहे हैं, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं ये सेकंड मैसेंजर जिनका कहते हैं CAMP, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री अडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये भी इसकी जो है वो प्रोडक्शन करवाते हैं। इंसुलिन डज नॉट यूटिलाइज CAMP, इंस्टेड एक्टिवेट मेम्ब्रेन बाउंड टायरोसिन काइनेज। अब CAMP बेसिकली शो करता है कि एनर्जी की डेफिशिएंसी चल रही है, ठीक है, सेल के अंदर, और इंसुलिन की जरूरत होती है। जब CAMP का लेवल, ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि जब CAMP का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? AMP का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, और ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ट्राइफॉस्फेट होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और जो AMP होता है ये लीस्ट एनर्जी होती है, तो इसका मतलब ये शो करता है कि एनर्जी की डेफिशिएंसी चल रही है।
और एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज। और सेल के अंदर ग्लूकोज तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसको इंसुलिन नहीं मिल जाती, सही है। तो ये CAMP जो है वो इंसुलिन डिटेक्ट करेगा कि CAMP जो है वो ज्यादा हो गया उसका लेवल, और उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होगी। लेकिन इंसुलिन CAMP को यूज नहीं करती, मतलब अपने काम में अपने साथ मिला के कोई प्रोडक्शन करवानी शुरू कर दे, नहीं। वो क्या करती है, सिर्फ इसके रिस्पॉन्स में, CAMP के रिस्पॉन्स में मेम्ब्रेन बाउंड टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट कर देती है। आगे उसका जो फंक्शन है वो मजीद डिटेल में जाना पड़ेगा, वो हम नहीं जाएंगे। सेकंड मैसेंजर मॉडिफाई एक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। अच्छा, जो पहले स्टेप में हमने पढ़ा सेकंड मैसेंजर के CAMP, तो पहला तो इंसुलिन के हवाले से भी उसने बता दिया, और दूसरा उसने बताया कि जो सेकंड मैसेंजर यानी कि CAMP ही ये एक और काम भी करता है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन के एक्शन को मॉडिफाई करता है। यानी इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है इंजाइम्स, तो इंजाइम्स के एक्शन को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। आगे आ गया स्टोरेज, सिंथेसाइज्ड थायराइड हार्मोन, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ये सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन है। और आगे आ गया वाटर सॉल्युबल, ये आता है स्टोर्ड इन वेजिकल, प्रो हार्मोन स्टोर्ड इन वेजिकल अलोंग विद एन एंजाइम दैट स्प्लिट ऑफ द एक्टिव हार्मोन। तो जो आपके दूसरे वाटर सॉल्युबल हैं, इनके अंदर प्रोटीन बेस अमीनो एसिड भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। प्रोटीन बेस हार्मोन्स जो अभी ऊपर हमने पढ़े, वो भी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या कहता है कि अब जाहिर सी बात है, ऊपर हमने पढ़ा कि वो राइबोसोम के साथ EAR के साथ लगे होते हैं, जहां से वो टूटते हैं, उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यही चीज वो यहाँ पे भी बता रहा है कि वो स्टोर होते हैं वेजिकल्स की फॉर्म में, वेजिकल्स होते हैं बबल्स की फॉर्म में या पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है, सेल के अंदर। और प्रो हार्मोन स्टोर्ड इन द वेजिकल, और उसके अंदर प्रो हार्मोन स्टोर होता है, और बाहर से एक्शन क्लीवेज के थ्रू जो है उसको एक्टिव किया जाता है, दैट स्प्लिट ऑफ द एक्टिव हार्मोन, और वो क्या होता है कि एक्टिव हार्मोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। अच्छा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट से मुराद है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे या नहीं। तो लिपिड सॉल्युबल जो होंगे ये नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्रोटीन कैरियर, जब तक कि प्रोटीन कैरियर इनका साथ ना दे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। एक्सेप्शन एड्रीनल एंड्रोजन, वो कहता है कि एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल जिसको कहते हैं एड्रीनल एंड्रोजन्स, ठीक है। वो कहता है कि दे कैन पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा फ्री अनबाउंड। जबकि जो दूसरे होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर फ्रीली डिसॉल्व होते हैं, और वो कहीं भी सेल के आर पार जब वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेल के आर पार नहीं, सॉरी, मतलब प्लाज्मा के अंदर फ्रीली डिसॉल्व होते हैं और अनबाउंड होते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जो है वो इनकी कम जो जाहिर सी बात है, फैट आपको पता है इतनी जल्दी कहीं नहीं जाती, और इंसुलिन सॉरी एज एन इंसुलेटर भी काम कर रही होती है। और इसकी जाहिर सी बात आपको पता है कि, सॉरी मैं चार्जिंग लगा लूँ, मेरे तंग कर रहा है। ओके, तो हाफ लाइफ जो है वो फैट आपको पता है कि ये स्टेबल एक चीज है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे जिस्म के अंदर जब फैट चला गया तो वो स्टोर होता है, जबकि वाटर जो है वो थ्रू यूरिन, थ्रू पसीना, जिसको स्वेट जो है, उसके थ्रू जो है वो बाहर भी आता है। तो उसके साथ लॉस भी हो सकती हैं वो चीजें जो वाटर सोलेबल हैं, होती हैं। किडनी में से फिल्टर भी होना है पानी में, तब भी लॉस हो सकती हैं चीजें, ठीक है। जबकि फैट जो है वो गई, अब उसने बाहर नहीं आना, ठीक है, तो वो स्टोर होती है अनटिल अनलेस वी फॉलो सम स्ट्रेटजीज। तो इसी वजह से, इसी हिसाब से अगर आप सोचें तो लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन होंगे इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा होती है टू अफिनिटी फॉर प्रोटीन कैरियर लॉन्ग आवर्स, टू अफिनिटी फॉर प्रोटीन कैरियर, यानी कि ये प्रोटीन कैरियर के साथ ज्यादा देर तक बाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट मिनट, जबकि दूसरों की क्या होती है, इसकी है आवर्स और डेज। जो लिपिड सॉल्युबल हैं ये दिनों से लेके घंटों से लेके दिनों तक इनकी हाफ लाइफ हो सकती है। जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं ये कुछ मिनट के जो होते हैं, उसके बाद ये जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म मतलब नहीं कर पाते, इनकी हाफ लाइफ जो है वो मतलब डिक्रीज हो जाती है इनका फंक्शन। अच्छा, ये पढ़ा था, मुझे जल्दी जल्दी बता दो, क्या ये पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा था।
ये रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर्स नहीं पढ़ा, बाकी ये पढ़ा। मुझे बता दो जल्दी देख के कि वो जो मैंने स्लाइड आप लोगों को दिखाई है कि क्या वही वो वाला पेज का। ये वाला भी किया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स वाला, और मोड एक्टिविटी भी किया था। यानी ये जो हार्मोन रिसेप्टर है, नेचर, लोकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर, ये नहीं किया। हार्मोन एक्टिविटी भी नहीं किया। ये परमिसिव एक्शन, रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, ये कुछ भी नहीं किया हुआ। ये वाली साइड सारी। यहाँ से स्टार्ट करो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। मैं शो करता हूँ। हाँ, अब देखो। अब मैं कह रहा था कि बेसिकली वो आयशा इमरान एक बच्चा हमें कह रहा है कि यार ये इस पेज पे हार्मोन रिसेप्टर है, नेचर है, लोकेशन है, ये सारा हार्मोन एक्टिविटी है, परमिसिव एक्शन है। ठीक है। और ये रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर, बच्चे में से एक ने यहाँ से क्वेश्चन किया था कि ये मुझे समझा दें। तो आई थिंक सो कि ये करवाया हुआ है। बाकी अब मुझे बता दो, अभी क्लैरिफाई कर दो तो अभी हम देख लेते हैं। जो रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर्स वो नहीं किया, बाकी एनीवन प्रॉपर्टीज वाला एल्स किया था। जिसको याद हो या पता हो कुछ? नवाल। नवाल, मुझे आवाज नहीं आ रही आप, मेरा लैपटॉप का इशू है। सॉरी। नंबर ऑफ आप चैट में रिसेप्टर्स है, बता ये दो, कुछ नहीं। मुझे मेरा जो है वो लैपटॉप का इशू है। अच्छा, ये चारों यही थे, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम प्लस और अदर सेकंड मैसेंजर्स हैं, और आखिर में प्रोटीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। चलो ठीक है। अच्छा, इधर कह रही है रेगुलेशन नहीं किया, उससे पहले वाला किया हुआ है। मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, उतनी देर तक डिसाइड कर लो क्या करना है। ऐसा करते हैं, हम ना इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, जो 10 मिनट 8 मिनट हैं। सॉरी। तो मैकेनिज्म में करवा देता हूँ, बाकी डिसाइड होगा तो अगर नेक्स्ट लेक्चर की जरूरत हुई तो उसमें कर लेंगे, नहीं तो उससे अगले मतलब उसमें देख लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो है जो आगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शंस आ गए, इसके अंदर मेम्ब्रेन परमिबिलिटी मैकेनिज्म, हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर कंबाइन विद रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन, कन्फर्मल चेंजेस इन रिसेप्टर मॉलिक्यूल। बेसिकली होता ये है कि जैसे ही कोई हार्मोन जाके वो अपनी रिसेप्टर साइट के साथ अटैच करता है ना, तो अटैच करते साथ ही वहां पे उस रिसेप्टर के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है। कुछ चेंजेस आती हैं जिसको आप कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस फॉर आयन एक्साइटेशन और इनहिबिशन ऑफ सेल डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ आयन। तो बेसिकली ये होगा कि जैसे ही कोई रिसेप्टर साइट आके अटैच करेगी और रिसेप्टर साइट पे आके हार्मोन अटैच करेगा,
तो उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आती हैं, रिसेप्टर साइट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। और कन्फर्मेशनल से मुराद है कि वो कंफर्म कर रहा होगा एक किस्म से कि ओके द राइट रिसेप्टर, द राइट हार्मोन इज हेयर। तो वो उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होती है। परमेबिलिटी होता है कि कोई चीज इससे क्रॉस कर सकती है या नहीं कर सकती। जब उसकी परमेबिलिटी चेंज हो गई तो डेफिनेटली वो अलाउ कर देगी उन स्पेसिफिक आयंस को कि वो पास कर सकें। ठीक है। जैसे कि मैंने इधर इंसुलिन की अगर हम मिसाल लगाएं तो वो भी यहाँ पे फिट हो सकती है कि इंसुलिन आएगा, आके अटैच करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा तो वो क्या शो करेगा कि सेल मेम्ब्रेन में कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे और देन वो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी सेल मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो इसको क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अल्टर इसके अंदर क्या है, फॉलोइंग इफेक्ट्स, अल्टर सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी चेंज होंगी, एक्टिवेट एंजाइम, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, कॉज मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉज प्रोटीन सिंथेसिस, कॉज सिक्रीशन। तो ये तीन चार पांच काम हो सकते हैं डिफरेंट तरह के जो एक हार्मोन दूसरे पे कर सकता है। पहला ये कि हार्मोन आके अटैच हुआ और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। कहीं आगे ऐसे हुआ कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा दी। कई हार्मोन ऐसे भी काम करते हैं जो कि एंजाइम की प्रोडक्शन साइड से या उसके एंजाइम की साइड के साथ आके अटैच करेंगे और उसको एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है। उसके अलावा मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी इसका ही रोल होता है। मसल्स के अंदर जो है वो रिसेप्टर साइट्स होती हैं जहाँ पे हार्मोन अटैच करता है, और अटैच करके वो क्या करता है कि वहां पे कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवा सकता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सकते हैं, और डिफरेंट सिक्रीशन, जैसे कि एक हार्मोन जो है वो दूसरे ग्लैंड के ऊपर जाके वहां पे जाके फंक्शन करे। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी थी थायराइड सिक्रेटिंग हार्मोन, तो वो भी ये काम इस तरह भी हो सकता है। आगे आ गया C++ कलमोडुलिन मैकेनिज्म, हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर कंबाइन विद रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन उसके साथ हार्मोन बाइंड करेगा। Ca++ इंटर साइटोप्लाज्म, कैल्शियम के आयंस वहां पर होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में इंटर कर देंगे। कैल्शियम बाइंड विद 3 to 4 साइट ऑफ प्रोटीन क्लैमोडुलिन, क्लैमोडुलिन सेकंड मैसेंजर एक्टिवेटेड फॉलोइंग इफेक्ट। तो बेसिकली ये होगा कि जब एक हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर जो है वो कंबाइन करेगा रिसेप्टर के साथ, तो वहां पे कैल्शियम आयंस जो है ना वो साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाएंगे। वहां पे साइटोप्लाज्म में वो इंटर करके वहां एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन जो है उसके साथ वो तीन से विद 3 to 4 साइट्स ऑफ आ प्रोटीन कैलमोडुलिन, यानी कि 3-4 साइट्स पे जो है वो कैल्शियम आयन जाके बाइंड कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, कैलमोडुलिन जो है वो एज अ सेकंड मैसेंजर काम करेगा और फर्दर काम क्या कर सकता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है अदर देन एक्टिवेटेड बाय CAMP। यानी कि ऐसे हार्मोन, ऐसे एंजाइम जो जो ऑलरेडी या जो CAMP के थ्रू, ऊपर वाला जो हमने मैकेनिज्म पढ़े उसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं, उनको ये एक्टिवेट नहीं करेगा, उनके अलावा बाकी जो होंगे उनको ये कर देगा। एक्टिवेट मायोसिन काइनेज दैट कॉज स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। हमने ना मसल्स की जो है वो पढ़े हुए हैं कि उसके अंदर जिस तरह ना लेयर्स होती हैं, मायोसिन एक्टिन मायोसिन वाले जो सिस्टम होता है ना, तो हमने वो पढ़ा हुआ है एक्टिन एंड मायोसिन। सही है। तो वो बेसिकली इस तरह होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जिस तरह स्लाइडें नहीं होती, एक स्लाइड जो है वो दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। ठीक है। तो वो एक्टिन मायोसिन वाला होता है। तो ये क्या करता है, हार्मोन जो एक्टिन मायोसिन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जो कि स्मूथ मसल की जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर जो वो हेल्प आउट करता है। ये देखो, आपको ये स्क्रीन शो हो भी रही होगी। तो इसके अंदर जो है ये दो डिफरेंट हार्मोन, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। तो मायोसिन काइनेज जब इनकी स्लाइड करवाता है, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है तो मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। उसके बाद अदर सेकंड मैसेंजर्स इंक्लूड साइक्लिक GMP। सेकंड मैसेंजर से मुराद है कि फर्स्ट मैसेंजर्स तो यही है, CAMP ही है ना, या CAMP है, मोस्टली यही आ रहा है। ठीक है। इधर भी देखो साइक्लिक AMP, मैंने पहले लास्ट टाइम शायद कोई नाम और बोल दिया। ठीक है। हार्मोन जो बाहर से आया वो हमारा फर्स्ट मैसेंजर है, और ये साइक्लिक AMP हो गया, उसके अलावा ये क्लामाडोलिन हो गया। ठीक है। ये नीचे उसने नाम दिया है साइक्लिक GMP, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और प्रोस्टैग्लैंडिन। ये ऐसे हार्मोन है जो एक हार्मोन के रिस्पॉन्स पर प्रोड्यूस होंगे। जब वो रिसीव हो जाएगा, जब रिसेप्टर पे हार्मोन आके लग जाएगा, तो उसके बाद सेकेंडरी हार्मोन रिलीज होंगे सेल के अंदर। वो हार्मोन जो है उनमें ये क्लामाडोलिन आ गया, ऊपर जो है वो CMP आ गया, साइक्लिक GMP, और ये डिफरेंट उसने नाम दिए हुए हैं। जो तीसरा मैकेनिज्म है वो आ गया प्रोटीन, तीसरा क्या है हमारे पास, सेकंड मैसेंजर हो गया। अच्छा, पहला हमारे पास मैकेनिज्म था मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मैकेनिज्म, ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ।
हार्मोन फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर कंबाइन विद रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया, कंफर्मेशन चेंजेस हो गया। अच्छा ये सारा हो गया। ये साइक्लिक एएमपी पे आई थिंक स्किप हुआ है, मिक्स कर गए हम। ये हो गया, उसके बाद ये बताना था। सॉरी, ये हमने लास्ट टाइम में शायद मिक्स कर दिया। हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर कंबाइन विद रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। पहला हार्मोन आके अटैच करेगा, एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज। जो एडिनाइल साइक्लेज वहां पर एक जो है वो मौजूद होगा, जो कि एक्टिवेट हो जाएगा, कन्वर्ट साइटोप्लाज्मिक एटीपी टू साइक्लिक एएमपी। तो वहां पर जो एटीपी मौजूद होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो एनर्जी फ्री मूव कर रही है, उसको साइक्लिक एएमपी बना देगा। वो साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हुए आगे ये सारे काम करेगा। तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा मिक्स हो गया, हाँ। मैकेनिज्म सेम ही है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल की डायरेक्टली परमेबिलिटी चेंज हो रही है, वो चीजें अंदर या बाहर आ रही हैं। और ये जो सी एम पी है, ये आगे फर्दर काम करवा सकता है, ये भी परमेबिलिटी को चेंज कर सकता है, और इसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा काम है। तो ये थोड़ा सा ऊपर मिक्सअप हो गया था, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो फर्क नहीं आ रहा है उसमें भी। एट द एंड वही हो रहा है कि उसको एक्साइट करके या इनहिबिट ऑफ सेल, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ आइन को, कोई भी वो आगे का काम होता है। एक बार जब आइन चला जाएगा अंदर बॉडी के अंदर, जो भी आइन है सेल बॉडी के अंदर, तो आगे आइन का जिस भी तरह की नेचर होगी उस तरह का उसके अंदर काम हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी के अंदर भी एक कंडीशन ये है कि ये सर्कुलर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा सी एएमपी बाकी काम भी कर सकता है। पीछे से थोड़ा सा मैकेनिज्म इस तरह डिफरेंट होता है कि जब एक हार्मोन आके अटैच कर देगा, तो वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, और वो साइटोप्लाज्मिक एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर डायरेक्टली परमेबिलिटी चेंज होगी और आयन अंदर चला गया। आगे जो भी काम हो रहा है वो डिफाइंड नहीं है। तो एक मैकेनिज्म ये था। दूसरा था सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म, जिसके अंदर डबल मैसेंजर काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट परमिबिलिटी वाला है। ये सेकंड मैसेंजर आ गया, जिसके अंदर तीन टाइप्स आ गई। और लास्ट लास्ट पे हमारे पास आ गया प्रोटीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि हार्मोन कंबाइन विद रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है वो जब सेल के अंदर जाता है तब काम करना है। हमने लास्ट टाइम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन सरफेस के साथ बाइंड नहीं करता। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच करेगा। या तो ये साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे, लेकिन होंगे सेल के अंदर ही। ठीक है, तो या तो ये उससे अटैच कर जाएगा, या हार्मोन के पास कोई रिसेप्टर मौजूद होंगे, वहां पे अटैच कर देगा, जैसा कि वो कहता है कि थायराइड हार्मोन के केस में होता है। दो ही तरह के हार्मोन वहां पे इकट्ठे लिखे हुए थे, स्टेरॉइड या फैट सोलेबल हार्मोन, और साथ में लिखा हुआ था थायराइड हार्मोन। तो ये वाटर सोलेबल से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन के केस में वो साइटोप्लाज्म में उसके रिसेप्टर होंगे, और थायराइड हार्मोन के केस में उसके न्यूक्लियस में रिसेप्टर होंगे। ये इंक्रीज कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू फॉर्म एमआरएनए न्यूक्लियस, इंक्रीज ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू फॉर्म प्रोटीन इन राइबोसोम। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं पीपीजी में, आप दोबारा भी इसको पढ़ लोगे, वहां इसकी डिटेल आएगी, वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन से होगी, डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जब आगे प्रोटीन बनवाएगा राइबोसोम से, और ये प्रोटीन जो है ये आगे